आज की इस वीडियो में हम समझेंगे इन्फ्लेशन क्या होता है, यानी मुद्रास्फीति, इसका क्या अर्थ है और इससे किसी भी देश के अंदर रहने वाले किन लोगों को नुकसान होता है और कुछ को फायदा भी होता है। तो इसको हम समझेंगे अगले 10 मिनट के अंदर। यहाँ पर सबसे पहले हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि आखिर इन्फ्लेशन का मतलब क्या है। तो इन्फ्लेशन यानी कि एक निश्चित टाइम पीरियड के अंदर जब हम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में लगातार वृद्धि को देखते हैं, एक सस्टेनेबल वृद्धि को देखते हैं, तो उस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि हमारा जो रुपया या हमारी जो करेंसी है वह लगातार कमज़ोर होती है, यानी कि इसकी वैल्यू लगातार क्या होती चली जाती है, कमज़ोर होती चली जाती है। और जो सामने वस्तु है या कोई भी सर्विस है उसकी वैल्यू लगातार बढ़ती चली जाती है। तो इन बोथ कंडीशंस हम कहेंगे कि यह किसका प्रभाव है, इन्फ्लेशन का प्रभाव है। यानी मुद्रा का सस्ता होना या मुद्रा के मान में ह्रास होना, कमी होना, वो भी लगातार, किसी एक वस्तु या किसी एक सेवा के लिए नहीं, बल्कि ये बंच में देखा जाएगा कि कई सारी वस्तु सेवाएं एक निश्चित पीरियड में कितने की थी, पहले कितने की आती थी और अब वह जो है उनका मूल्य कितना बढ़ चुका है। और दूसरा कि आज ये जो हमारे पास में मुद्रा है, मान लिया 10 रुपया है, तो आज से पहले किसी निश्चित पीरियड में उसकी जो वैल्यू थी, क्योंकि उसमें अधिक सामान आ जाता था, अधिक सर्विसेज आ जाती थी, आज उसमें कम आ रही है। तो इस स्थिति को हम मुद्रास्फीति कहा करते हैं। मुद्रास्फीति में यहाँ पर आप देखेंगे एक होता है कोर इन्फ्लेशन, जिसे कोर मुद्रास्फीति हिंदी में कहेंगे। ये आरबीआई के द्वारा जितने भी नॉन फूड मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स हैं, यहाँ पर जितने फूड आइटम्स हैं या फ्यूल वगैरह उनको शामिल नहीं किया जाता, जितने भी नॉन फूड मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स हैं उनसे संबंधित मुद्रास्फीति को जब हम निकालेंगे, देखिए दो तरीके के इंडेक्सेस को हम यहाँ पर यूज़ किया करते हैं, जिसमें एक है सीपीआई और एक है डब्ल्यूपीआई। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताएंगे कि आरबीआई किसको यूज़ करता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को या फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स को। यहाँ पर एक आ जाता है हेडलाइन मुद्रास्फीति। हेडलाइन मुद्रास्फीति से तात्पर्य, क्योंकि जो हमने अभी कोर इन्फ्लेशन देखा उसमें नॉन फूड मैन्युफैक्चर्ड आइटम थे, इसमें क्या हो जाएंगे आपके खाद्य पदार्थ और ईंधन सहित, इसमें ये सभी वस्तुओं पर आपका शामिल हो जाएगा। इसके अंतर्गत हम इसको बोलेंगे हेडलाइन मुद्रास्फीति। यहाँ पर सभी वर्गों पर एक जैसा प्रभाव मुद्रास्फीति का नहीं पड़ता, क्योंकि कई सारे वर्ग हैं जो कि लिमिटेड सैलरी में होते हैं या फिर आप कह सकते हैं सर्टेन सैलरी में होते हैं, निश्चित सैलरी में होते हैं। तो ऑब्वियसली जब किसी वस्तु या सेवा का मान बढ़ा है, यानी हम कहेंगे कि वो महंगी हो गई हैं, तो जो एक फिक्स्ड सैलरीड पर्सन है भाई उस पर अलग प्रभाव पड़ेगा। यहीं पर जो उत्पादक वर्ग होगा, जो उन वस्तुओं या सेवाओं को बना रहा होगा, उन पर अलग प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन जाता है कि क्या सभी वर्गों पर समान प्रभाव पड़ता है? तो बिल्कुल नहीं पड़ता। जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, जो भी वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उत्पादन करते हैं, उन पर एक सकारात्मक प्रभाव मुद्रास्फीति का पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि अब वो अपने सामान को महंगा बेच पा रहे हैं, अपने सामान की कीमत को महंगा लगा पा रहे हैं। जो दूसरे लोग होंगे ऋणी, ऋणी लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? पॉजिटिव। ये ऋणी लोग कौन होंगे? ये जब किसी से मुद्रा उधार लेंगे तो ये एक महंगी मुद्रा लेंगे उससे, यानी उस स्थिति में जब ये उधार ले रहे होंगे तो एक ठीक स्टेटस वाली मुद्रा को लेंगे। अब यहाँ पर मान लिया इन्होंने इस महंगी मुद्रा को लेकर के कोई काम शुरू किया, कोई इन्वेस्टमेंट किया या जो भी किया, अब ये एक पॉजिटिव तरफ है। क्यों? क्योंकि अब मान लिया इन्होंने किसी से 10 रुपए लिया था, उस समय 10 रुपए की वैल्यू अधिक थी। आज की डेट में मान लिया इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है तो 10 रुपए की वैल्यू उतनी नहीं है। 10 रुपए इज इक्वल टू 10 रुपए, वो कोई मायने नहीं है। बट आप 10 रुपए के बियॉन्ड में आज कितनी वस्तुएं अधिक खरीदोगे कि कम खरीदोगे? तो यानी एक हल्की मुद्रा लेकर के ये अपना उसको वापस कर देंगे जिससे उन्होंने लिया होगा। समझ रहे हैं? तो यानी इनके ऊपर भी एक प्रकार का पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। जो यहाँ पर व्यापारी वर्ग है, जो ट्रेडर वगैरह हैं, उनके ऊपर भी ऑब्वियसली यहाँ पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा।
जो किसान है, क्योंकि किसान भी क्या है, उत्पादन कर रहा है, किसान का भी जो चीजें हैं वो क्या हो चुकी हैं, महंगी हो चुकी हैं, तो यानी इनके ऊपर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ पर सबसे जो बुरी स्थिति में आ जाएगा वो आ जाएगा कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर के पास में जो बल्क में अमाउंट है आज उसकी कोई कीमत नहीं है, और उसको खरीदना है भाई सामान, उसको खरीदना है कोई वस्तु, कोई सेवा। तो यानी कि यहाँ पर जो भी उपभोक्ता होगा, जिन भी चीज़ों का वो उपभोग करेगा, चाहे वो मोबाइल का उपभोग करे, चाहे वो कपड़े का उपभोग करे, चाहे वो किसी खाने की वस्तु का उपभोग करे, फ्यूल का उपभोग करे, जिन भी चीज़ों का कंज्यूमर उपभोग करता है, आज वह वस्तुएं उसको महंगी मिलेंगी। आज उन वस्तुओं का जो दाम होगा वो महंगा हो चुका होगा। तो यानी कि वस्तुओं का दाम महंगा हो चुका है और इसके पास में जो पैसे हैं उनका मान लाइट हो चुका है, हल्का हो चुका है। तो इसके ऊपर एक प्रभाव पड़ेगा, कैसा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जो ऋणदाता है, ऋणदाता, देखो ऋणी और ऋणदाता बहुत बार कंफ्यूजन होता है। ऋणदाता कौन है, जो ऋण को दे रहा है, इसने ऋण दे दिया। कौन सा ऋण दिया था इसने, जब ये उधार दे रहा था तो उस वस्तु की जो मुद्रा का जो मान था वो महंगा था। आज क्या हो चुका है, आज सस्ता हो चुका है। किसी को बिना ब्याज 100 रुपए दे दिए, 100 रुपए महंगे वाले ले गए, आज हल्के वाले दे गए। तो ऋणदाता पर सदैव मुद्रास्फीति की सिचुएशन में कैसा प्रभाव पड़ेगा साथियों, नेगेटिव यानी नकारात्मक। यहाँ पर जो पेंशन भोगी हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट एडजस्ट होके उन्हें पेंशन मिलेगी। पेंशन भोगी हैं या जो सर्टेन इनकम वाले लोग हैं, मान लिया जो पेंशन भोगी हैं इनको 1000 रुपए ही पेंशन मिलती थी कल भी और आज भी, या फिर जो निश्चित आय वर्ग है उसकी आय 10,000 रुपए थी कल भी और आज भी। तो महंगाई तो बढ़ी, पर ना तो इनकी पेंशन उस हिसाब से बढ़ी महंगाई के हिसाब से, और ना ही इनकी इनकम उस हिसाब से बढ़ी महंगाई के हिसाब से। दैट मीन्स कि जिनके पास एक निश्चित पैसा कल भी आता था जब महंगाई कम थी या नहीं थी या एक ठीक ठाक रेट थे, और आज भी इनके पास उतना ही पैसा आता है जब महंगाई व्यापक रूप से फैल चुकी है। अर्थात यहाँ पर इनके ऊपर ऑब्वियसली कैसा प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कैसा प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ये है आपका इन्फ्लेशन का सार। आपको यहाँ पे बताना है कि आरबीआई के द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, आरबीआई के यहाँ पर है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी मौद्रिक नीति समिति। तो मौद्रिक नीति समिति एक टारगेट को लेकर के चलती है कि भाई जब भी हम पॉलिसी निर्माण करें, नीति का निर्माण करें, मौद्रिक नीति बनाएं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इन्फ्लेशन को कितना टारगेट करना है, यानी कितनी हो जाए। देखो थोड़ी बहुत अर्थव्यवस्था, थोड़ी बहुत जो इन्फ्लेशन रेट है वो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वो बूस्टिंग इफेक्ट देती है उसको। जब डिफ्लेशन की बात करेंगे, आविस्फीति की बात करेंगे, वो नेगेटिव सेंस में होती है, क्योंकि वो किसी भी प्रकार की प्रोडक्टिव इकाइयों को, प्रोडक्टिव जो कार्य हैं उनको एक मोटिवेशन इफेक्ट नहीं दे पाती। तो आपको बताना है कि यहाँ पर ये जो टारगेट सेट किया गया है, जब उर्जित पटेल कमेटी आती है और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को जो है एक टारगेट के तहत यहाँ पर लाया गया कि भाई यू हैव टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड दैट इज योर मेन फंक्शन। तो आप यहाँ पर ये बताएंगे कि इस महंगाई को नियंत्रण करने के लिए एक टारगेट जो सेट किया गया है वह कितना है, मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना। इस पर जो जितने भी रेपो रेट या जो ब्याज दरें आदि हैं उन पर 2 माह में ये अपनी पॉलिसी को लेकर के आते हैं। तो आपको वो टारगेट बताना है, वो लक्ष्य बताना है। कहाँ बताएंगे, ऑफलाइन कमेंट में। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।